शेयर ही इसलिए किया है आप इसको बाद में भी सुन सकें। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था, ये उसका एक सवाल है। अच्छा, मैं ये नोटिस करी थी कि जो ये सवाल इस किताब में दिए हुए थे ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू द अदर वन। उसकी वजह ये है कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए बनाए हुए। पता नहीं ये स्लाइड शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। स्लाइड शेयर हो रही है उनके साथ? मैम शेयर हो रही है, यहाँ पे शेयर हो मुझे विजिबिलिटी नहीं आ रही है, एक मिनट। पर ठीक है, फिर अगर कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं लुक इनटू इट। रही। ओके मैम। तो ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये कंपनी, ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंस की बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ना उसमें से है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमिन करना है कि जो भी जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है ना किसी भी कंपनी में, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमने जब लास्ट टाइम चैप्टर कवर किया था तो उसमें हमने बात की थी तीन सोर्सेज की जो मेन थे। एक हमारी इक्विटी थी, जिसमें दो तरीकों की बात की थी कि एक तो रिजर्व आपने जो सेविंग आप सेव कर लें डिविडेंड के तौर पे, डिस्ट्रीब्यूट ना करें, पहली बात। दूसरी बात हमने ये डिस्कस की थी कि आप शेयर्स इशू कर दें, वो भी एक तरह की इक्विटी है आपकी। फिर उसके बाद हमने बात की डेट के बारे में, जो कि कर्जा आप लेते हैं लोन, उसमें भी दो चीजें, या तो स्ट्रेट अवे बैंक से ले लिया जाए, ठीक है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि आप बॉन्ड्स इशू करें। बॉन्ड जो एक सिक्योरिटी है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी नेचर है बॉन्ड, उसको भी कर्जा ही कहते हैं, वो भी डेट ही है, क्योंकि उस पर आप वादा करते हैं अपने बॉन्ड होल्डर से कि हम आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो उसकी भी नेचर जो है, जब जैसे शेयर की नेचर ओनरशिप की है ना, बॉन्ड की या डिबेंचर जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर रहे हैं टू द जनरल पब्लिक बाय द कॉर्पोरेशन, ये प्राइस बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ये दूसरा बॉन्ड है जो एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज अ सिक्योरिटी इशू किया जाता है, जैसे सिमिलर टू शेयर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज फर्क है। तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, वो भी वो एक लोन है, एक बेसिकली कर्जा है वो भी। तो ये दो चीजें। फिर एक प्रेफर्ड शेयर्स का कॉन्सेप्ट हमें पता है, वो हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, उसमें दोनों के फीचर्स होते हैं। ओनर शेयर्स वाले फीचर्स भी हैं और डेट वाले फीचर्स भी हैं, क्योंकि आप उसमें प्रॉमिस करते हैं टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट, और उसके अलावा आप उनकी जो प्रेफरेंस है वो भी पहले होती है, वो इक्विटी का पार्ट भी होते हैं इन दैट वे। इससे वोटिंग राइट्स नहीं होते, कुछ इस किस्म की चीजें हैं। तो ये जो तीन सोर्सेज थे ना हमने जो पढ़े, इसका आगे अब फर्दर हमने इस सवाल में ये देखना है कि इसकी जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मतलब आप प्रेफर्ड शेयर्स इशू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनको कुछ पे करेंगे, कुछ कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है जो आपने पे करनी है, तभी आप कैपिटल रेज कर रहे हैं ना। इसी तरह इक्विटी जो आप इशू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स आप दे रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कैपिटल आप रेज कर रहे हैं दैट वे, उसकी भी कुछ कॉस्ट है। उसके अलावा जैसे बॉन्ड्स हैं उस पर भी कुछ कॉस्ट है। तो ये अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है, बेसिकली हमने वैट, पहले तो इंडिविजुअली सेगमेंट वाइज कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड या जो डेट है उसी से कहते हैं वो अलग निकालेंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर जो है वो अलग निकालेंगे। और फिर हम इसको अल्टीमेटली एक इसकी वेटेड एवरेज, जो कि वैट इसे कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो निकालेंगे। इसमें अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल पहला सवाल है ना। इसके बाद जब नेक्स्ट जो सवाल आएंगे उसमें आप देखेंगे कि इनके फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अपना फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का अपना फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड जो शेयर्स आप निकालते हैं, अभी निकालेंगे इन द कमिंग जो क्लास में, उसके अपने तीन फार्मूलाज हैं। पहले आप उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालते हैं, एंड देन एक बैक का फार्मूला होता है जिसमें आप उसको पुट करते हैं और फिर आप बैक निकालते हैं। तो ये तो बात है सारी जो कि स्टेप्स आप फॉलो करते हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस न्यूमेरिकल जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं। तो ये आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए। ये ठीक है यहाँ तक? अब आगे चलिए इसको सॉल्व करें। मुझे बताते रहने से, जी आप मैम। कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, साथ साथ आप मुझे बताएंगे तो आई पॉज, ठीक है, अभी पॉज। तक तो मैम ठीक है, अभी तक आप बस शुरू करें कराना पहले। आप फॉर्मूला सारे पहले लिखवाएंगी या आप जैसे जैसे कराती जाएंगी तो फॉर्मूलाज लिखाती जाएंगी? जैसे जैसे करेंगे तो इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है अभी आज की डिस्कशन में, तो बिल्कुल कोई मतलब मैंने उस तरह से डिस्कस नहीं करना। इन द कमिंग क्लास जब ठीक है। डिस्कस करेंगे जिसमें सारी, क्योंकि जब आपके सामने कोई केस स्टडी आती है ना उसमें आप बेहतर देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग की। मैं देख रही थी कि हमने ठीक। टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक था, अच्छा हो गया। आप अपने अच्छे से होपफुली अंडरस्टैंड किए होंगे और वो तरीकाकार भी वही। जी जी। लेकिन वो एक जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक छोटा, वो एक पार्ट है, मतलब एक दो तीन लाइनों में एक सिचुएशन आपको टेम्पररी सी दे दी, उसमें आपने उसको सॉल्व कर लिया। अब वो उसमें उसका पर्पस जी ये है कि आपने सवाल सॉल्व कर लिया। तो मैं ये सोच रही थी कि जी। अगर हमने ये चीज देखनी है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, फॉर एग्जांपल एक तो आपके सामने बेहतर है कि कोई केस रखा जाए और उसमें फिर आप ये देखें कि अच्छा ये सारी सिनेरियो से गुजरते हुए उन्होंने ऐसे डिसीजन मेकिंग की, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। अच्छा। इस वाले चैप्टर में मेरा इरादा है कि इस तरह से इसको फॉलो किया जाए। फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, एक केस स्टडी करें लेकिन थॉरोली उसको डिस्कस करें। ये ठीक है मैम। माई प्लान इन द कमिंग।
क्लास के लिए। तो अभी फिलहाल ये देखते हैं, थोड़ा सा इससे आइडिया होगा, एंड देन जो फॉर्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह कमिंग में मैं आपको पहले नोट करा दूंगी, एंड देन विल स्टार्ट टू सॉल्विंग द केस एंड द क्वेश्चंस। ये बात। चलें इसको देखते हैं। ये जो सवाल है, वह केमिकल लिमिटेड कंपनी है, उसका फॉलोइंग ये जो बैलेंस है, सबसे पहले शेयर कैपिटल इसका 400 मिलियन का है, रिजर्व्स हैं 440 मिलियन, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, जो ये बेसिकली सवाल है जो उन्होंने दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 15% एनुअल डिविडेंड। आपको जो शेयर है आपका, जो आपने शेयर खरीदे होते हैं, उसमें आपको डिविडेंड मिलता है, तो दे एक्सपेक्ट कि 15% एनुअल डिविडेंड होगा। और जो इक्विटी है वो ग्रो करेगी 5% पर एनम। ये जो दोनों बातें हैं ये रिलेटेड टू इक्विटी हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अज्यूम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मतलब सब, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, सब शामिल है इसमें। टोटल जो उसकी कॉस्ट है ऑफ कैपिटल, स्टॉक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका डेट भी आता है, इक्विटी भी आती है, प्रेफर्ड शेयर भी आता है। ये तीन मेजर कंपोनेंट है, इसलिए हम इन्हीं को लेते हैं। अच्छा, अब उसने कहा कि ये तो बात उसने बता दी कि जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट, उसमें डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है 15%, उसमें वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5% पर एनम, यानी कि सालाना। आपने वैग निकालनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, इसको जिसको वो वेटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कह रहा है। अच्छा, कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो उसने 35% दे दिया है। अब इसमें नोट करें, ये जो वेटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसमें, इसका मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जितने भी सोर्सेज दिए हुए हैं सवाल में, उनकी आप कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे एक एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि तीनों का अलग अलग निकलेगा ना, तीनों की कॉस्ट आप अलग अलग निकालेंगे, लेकिन फिर उसका एक वेटेड आपने एक फिगर देना है कि जी ये है इस कंपनी की ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, उसे हम वेटेड एवरेज कहते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन, फिर हम चलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है इस सवाल में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली है, सबसे पहले देखें, सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि देखें 400 मिलियन आपके का कैपिटल है, और आपकी जो रिजर्व्स हैं वो हैं 440 मिलियन। ये दो इन्फॉर्मेशन है दैट परटेन्स टू इक्विटी। उसके बाद उसने अगली जो इन्फॉर्मेशन थी 15% और 5% जो ग्रोथ की उसने दी। डिविडेंड 15% था, जो कि हमने निकालना है 400 पे। उसकी वजह ये है कि देखें, आप रिजर्व में से देते हैं, जो डिविडेंड दिया जाता है वो आप देते हैं शेयर्स पे देते हैं, सॉरी, जो ओनरशिप है ना आपकी, क्योंकि आपने शेयर्स दिए हैं तो शेयर्स पे डिविडेंड देंगे। रिजर्व तो आपका प्रॉफिट है जो आपने साइड पे किया हुआ है। 400 मिलियन जो है उस पर आप लगाएंगे ये 15%, जो कि आपको कह रहे हैं कि आप डिविडेंड देंगे टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, मेक सेंस कि ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को ही अपने डिविडेंड पे करना है ना। शेयर होल्डर्स कौन है? जिन्होंने शेयर खरीदा है, जिन्होंने, जिनकी वजह से आप शेयर कैपिटल इकट्ठा कर पाएंगे। अच्छा, 15% आपने उस पर इम्प्लीमेंट किया। इसकी जो फिगर है आपके पास सॉल्व करके आती है, दैट इज 60 मिलियन। ठीक है, ये फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ आप? इस कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा। ठीक है। जी ठीक है ठीक है मैम। मैडम, ओके। उसके बाद अगली बात उसने जो बात की, जो इक्विटी के हवाले से उसने बताई सवाल में, उसने कहा कि 5% टोटल इक्विटी जो है वो ग्रो करिए, 5% के हिसाब से ग्रो करिए इक्विटी। इसका मतलब है जो इक्विटी ग्रो करी होगी वो टोटल है ना, टोटल इक्विटी की ग्रोथ की बात हुई है। तो जब टोटल इक्विटी की ग्रोथ की बात हुई है तो उसमें आप रिजर्व भी लेते हैं, फिर आप अपना शेयर कैपिटल भी लेते हैं। तो अब सबसे पहले आपने टोटल इक्विटी बताई कि कितनी है, जो जिसमें 400 मिलियन एंड 480 मिलियन आपका रिजर्व प्लस आपका जो शेयर कैपिटल है वो है। ये टोटल अमाउंटिंग 840 मिलियन। ये जो 840 मिलियन है इस पे आपने 5% अप्लाई किया, क्योंकि 5% आपका ग्रोथ रेट है। अब आपके पास जो ग्रोथ रेट आता है दैट इज 42 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड की कॉस्ट आप पे कर रहे हैं 60 मिलियन, जो कि आपने 15% पे निकाली है, और आप जो जो ग्रोथ है आपकी दैट इज 42 मिलियन। ये जो दो आपने टोटल निकाली है 102,000, दिस इज द कॉस्ट इन जो फिगर में, जो वर्ड में, वो जो नहीं होती जो अमाउंट, जो जैसे हम कहते हैं, एक तो होता है ना परसेंट पर यूनिट होता है, एक होता है यूनिट्स में कोई आप अमाउंट बता रहे होते हैं, एक होती है अमाउंट। ये टोटल कॉस्ट है इन अमाउंट, इन इन जो फिगर्स, ये जो भी कोई करेंसी का ये कोई यूनिट होगा उसमें ये अमाउंट आपको दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर रुपीज है तो ये 102 मिलियन रुपीज है जो आपकी कॉस्ट है, जो कि आप पे करते हैं। अब उसको ये कॉस्ट इन रुपीज में नहीं चाहिए, उसको ये कॉस्ट चाहिए किसी परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर उन्होंने निकाली है कि 102 मिलियन, उसको डिवाइड करेंगे आप 840, जो कि टोटल है, टोटल इक्विटी है। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा कि जी इतनी परसेंट ऑफ द कॉस्ट यू आर पेइंग। टोटल इक्विटी की 12% आप कॉस्ट पे करें, यानी कि जो 840 मिलियन आपके पास है उसकी कॉस्ट जो आप बेयर कर रहे हैं वो इतनी है। ये कॉस्ट क्या है बेसिकली? ये वो अमाउंट है जो आप दे रहे हैं इन दैट वे कि आप अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आप 15% एज डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं, वो इसमें शामिल कर रहे हैं।
और इसमें आप कुछ प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ का भी शामिल कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल हो रही है, तो आपकी टोटल उस फैक्टर को भी आपने कंसिडर किया है, इसमें फैक्टर इन किया है, जो कि 5% आपकी ग्रोथ को दिखाता है। तो ये बात है। इस तरह से ये जो आपने परसेंटेज निकाली 12.14%, ये है बेसिकली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट यू आर पेइंग फॉर द सेक ऑफ ये डिविडेंड जो आपने मेंशन किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है 15%। और आप ये ऑफर कर रहे हैं कि जी अगर हम डिविडेंड नहीं भी देते तो 5% आपकी जो हमारी इक्विटी है ये ग्रो करती है, 5% का रेट है। तो कैपिटल गेन इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेंगे कितना हमें कैपिटल गेन भी, दोनों साइड से बेनिफिट है हमारे लिए इस कंपनी में। तो ये सारी चीजें ऑफर करेंगे जब आप शेयर होल्डर्स को, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं वो 12.14% है ओवरऑल, यानी कि 102 मिलियन आपकी 840 मिलियन की टोटल इक्विटी पे। ये बात है इस सवाल में, बताइए यहाँ तक ये चीज समझ में आती है कि हमने ये क्या किया है, हम क्या करना चाह जी रहे हैं। मैम, आ गई। ठीक है। ये अभी फिलहाल ये इस तरह से चल रहा है, इसको जब आप फॉर्मूला से करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने, जाहिर है उसमें आपको बताया है कि जी ग्रोथ इतनी है तो आप वो पुट कर दें फॉर्मूला में, जो डिविडेंड है उस वो इतना है वो पर शेयर वो पुट कर दें। वो जो फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट में तो वो तो इंसर्ट करनी है वैल्यूज, एंड दैट इज द थिंग। ये जो सवाल है ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हम कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, क्या मकसद क्या है। ये जब मैं कहती हूँ कि जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो इसका क्या मतलब है, हम क्या क्या मैंने कॉस्ट इसमें पे किया है, किसको जा रही है कॉस्ट, ये कैसे पता चल रहा है कि कितनी मैंने कॉस्ट बेयर की है। तो वो बताने का मकसद है इस सवाल में। फिर देखिए, इसका भी बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है, जब आप 1/KD यूज करते हैं इन द क्वेश्चन आप करेंगे तो वो तो आसानी से, कि कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया हुआ है और आपको 1/, आपने फॉर्मूला लगाया, आसानी से निकल आएगी। ये जो सवाल है ये आपको बताता है कि जनाब प्रेफर्ड शेयर जो है ये 8% ऑफ 200 मिलियन, ये सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप उसकी 200 मिलियन जो आपने इकट्ठा किया है प्रेफरेंस जो शेयर्स इशू करके, उस पर आप 8% डिविडेंड दे रहे हैं। ये बात ये बता रही है जो उसने लिखा है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड 8% ऑफ 200 मिलियन। ये बात ये बता रहा है कि 200 मिलियन जो आपने रेस किया है बाय गिविंग द प्रेफर्ड शेयर्स इशू करके, उस पर 8% आपने वादा किया हुआ है कि आप डिविडेंड देंगे। वो कितना बनेगा, वो 16 मिलियन है, दैट इज योर कॉस्ट इन रुपीज। अब इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है कि आपकी टोटल के कितने परसेंट आप पे कर रहे हैं। तो आप 16 मिलियन को डिवाइड करेंगे 200 मिलियन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 100% अगर जो कैपिटल है आपका, उसमें से आप 8% कॉस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है। ये बताने की कोशिश की जा रही है। जब हम कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, वो क्या है कॉस्ट बेसिकली विच यू आर ऑफरिंग टू दोज शेयर होल्डर्स या प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, कि जिसकी बेसिस पे आप कैपिटल इकट्ठा करें, जो पे करें बेसिकली, ये वो है कॉस्ट। तो कॉस्ट उसने रुपीज में भी बताई है आपको, और कॉस्ट उसने आपको परसेंटेज में भी निकाल के बता दी है कि इस तरह है। ये बात है। फिर देखिए फाइनली जो तीसरा सोर्स है दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मैंने बताया कि डेट भी से कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी डेट प्योर डेट की है, कि आप बॉन्ड पे प्रॉमिस करते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। तो अब इंटरेस्ट रेट पे करेंगे कितना है, 360 मिलियन आपकी, आप कहते हैं कि आपका आपने कैपिटल रेस किया है बॉन्ड इशू करके। आपने शेयर होल्डर्स को जैसे शेयर इशू किए थे, जैसे आपने उनको प्रेफर्ड शेयर्स इशू किए थे, इसी तरह आपने उनको बॉन्ड इशू कर दिए। बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक सिक्योरिटी है। तो जब आपने उन्हें बॉन्ड इशू किया तो आपने उन्हें वादा किया कि आप उन्हें 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 360 मिलियन आपने उनसे कैपिटल रेज किया, उसके बदले आप 36 मिलियन उनको इंटरेस्ट पे करें। अब ये इंटरेस्ट पे आप करना आपकी कॉस्ट है, ये रुपीज में उसने आपको बताई है। लेकिन इसमें एक हिंच और भी है, वो ये है कि जब आप ये इस पे आपको टैक्स भी पे करना होता है। जो बॉन्ड्स आप ये इंटरेस्ट देते हैं उसके बाद आप इस पे जो टैक्स की परसेंटेज है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी लगाते हैं, टैक्स सेविंग आप की जो जिसे आप कहते हैं, वो उसका रेट उन्होंने बताया कि जी वो 35% है। अच्छा जी, वो कितनी है उसकी निकलती है 12.6 मिलियन है ये। अच्छा, उसके बाद जब ये टैक्स निकालते हैं तो टैक्स को आप 36 मिलियन में से माइनस करते थे। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था जब हम लास्ट क्लास में पढ़े थे अबाउट द टैक्स शील्ड। इसको आप माइनस कर देते हैं क्योंकि ये आपकी एक जो कॉर्पोरेट टैक्स सेविंग है ना, आपको टैक्स जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं, जब आप डेट लेते हैं तो आपको टैक्स शील्ड देता है। इसलिए आप इसको इसके फॉर्मूले में से जो आपकी कॉर्पोरेट टैक्स आपने देना होता है उसको आप माइनस कर लेते हैं। तो ये जो 36 मिलियन आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है, इसमें से आप माइनस कर लेंगे वो अमाउंट जो आप को टैक्स में पे करनी है, उस पर अप्लाई करके जो 35% रेट इन्होंने दी है। तो ये जो 2 लाख, ये जो 23.4 मिलियन है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स है इन रुपीज। ये जो अमाउंट है जो उसकी इतने इतने पैसे आपने कॉस्ट ऑफ बॉन्ड में आपने बेयर करने हैं, कीपिंग इन व्यू द टैक्स शील्ड जो आपको मिल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसका फैक्टर माइनस करके। तो ये बात है।
फिर इस कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स को जो उसने अमाउंट में, जो फिगर में निकाला है, उसको उसने परसेंटेज टर्म में शो कर दिया है कि जी 360 मिलियन आपकी टोटल जो आपने रेज किया है थ्रू बॉन्ड्स इशुइंग इशुएंस के, उसमें से टैक्स शील्ड लेने के बाद और इंटरेस्ट पे करने के बाद कितने परसेंट कॉस्ट आप बेयर कर रहे हैं, दैट इज 6.5%। ये जो तीन आपने कॉस्ट निकाली है ना, 6.5%, और आपने इसके पीछे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 12.14% और यहाँ पर 8%, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टोटल नहीं, कॉम्पोनेंट वाइज। ठीक है, अभी हमारा काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, ये तीन चीजें हमने निकाल ली। उसके बाद हमारा हमने एक एक फिगर देना है, क्योंकि अब अगर मैंने बताना है अपने फाइनेंस मैनेजर में अपने सीएफओ को बताना है कि जी कितनी हमारी, कितना हम परसेंट बेयर बेयर करें, हमें एक फिगर देना है ना, इतनी हमारी कॉस्ट है, इतनी हमें जो रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड है। अगर लेट्स सपोज ये पैसे मैंने इतने इतनी कॉस्ट बेयर करके इकट्ठे तो कर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे मैंने 3,60,000 मैंने बॉन्ड इशू करके इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ मैंने पैसे इक्विटी इशू करके इकट्ठे कर लिए हैं, कुछ मैंने शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करके इकट्ठे कर लिए हैं। और तो ये जो पैसा है आगे मैंने इसका क्या करना है, ये मैंने फाइनेंसिंग रेज की है ना, अब इस पैसे को मैंने आगे क्या करना है, इस पैसे को मैंने आगे इन्वेस्ट करना है, यानी कि दूसरा फंक्शन है ना, इन्वेस्ट करना है मैंने। तो जब मैंने इसको इन्वेस्ट करना है, एक मिनट दीजिएगा जरा, पता नहीं, 1 मिनट, पता नहीं शायद ये कोई क्लास में इशू है, आई थिंक। ये क्या इशू आ रहा है, कोई मुझे बताएंगे, ये मैसेज मैंने भी देखा है, सॉरी। क्या? ये मेरा ख्याल है क्लास में इन होना चाह रही है मैडम। ओ यस, ठीक कह रहे हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं, अभी देखा मैंने, सॉरी, मैंने मैसेज देखा, ये बार बार वो हो रहा था, तो मुझे पता चला कि ये तो, ठीक है, हो गए हैं सारे अब। अब हो गए हैं आई थिंक सब। अच्छा, वो दरअसल स्लाइड से भी शेयर हो रही है, मेरा उधर फोकस है तो मैं देख ही नहीं सकी ये। चले बहरहाल, अभी अभी मुझे बताएं, स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम हो रही है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि देखें, तीन सोर्सेस थे इस सवाल में, हमें उन्होंने बताया, और हमने उसमें से उनको बताया कि जी इतना आपने कैपिटल रेज किया है फ्रॉम द शेयर्स, इतना आपने कैपिटल रेज किया है फ्रॉम द प्रेफर्ड जो शेयर इशू करके, और इतना आपने कैपिटल रेज किया है बॉन्ड इशू करके, ये पैसे हमारे पास आ गए। इसके अगेंस्ट हमने जो कॉस्ट इसकी बनती थी वो हमने अमाउंट में भी निकाल के उनको दिखा दी, और हमने ये भी बता दिया आपको कि जो परसेंटेज ऑफ टोटल जो भी आपने कैपिटल जितना भी रेज किया है उसके अगेंस्ट आपने कॉस्ट कितनी बेयर की है, व्हेन यू हैव इशूड द बॉन्ड्स, व्हेन यू हैव इशूड द इक्विटी, व्हेन यू हैव इशूड द प्रेफर्ड शेयर, तो कितनी आपने कॉस्ट बेयर की है, कितने परसेंट आपने, ये देखें अलग अलग आपने निकाल के दिखा दी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है तो उसमें आपने 12.14%, आपने जब प्रेफर्ड शेयर इशू किए जितना भी जितने भी अमाउंट की आपने पैसा रेज किया तो उसमें आपने 8% उसका टोटल पे किया टू द प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर आपने 6.5% बता दिया कि जब आपने बॉन्ड्स इशू किए 360 मिलियन के, तो उसमें टैक्स शील्ड को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपने कितने परसेंट आपने जो कॉस्ट है बेयर की, ये अलग अलग आपने कंपोनेंट वाइज निकाली। अब ये आपने कंपोनेंट वाइज कॉस्ट निकाल ली, तो आपको तो एक फिगर चाहिए ना, तो एक फिगर निकालने के लिए देन यू विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, वो वन फिगर दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको फिर आप देखते हैं कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपना पैसा, कि आपने फाइनेंसिंग कर ली है, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है, थ्री सोर्सेज, नाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी फॉर सम वेंचर, मे बी आप किसी दो तीन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने के लिए आप कैलकुलेट करेंगे कि जी इसकी एनपीवी कितनी निकल रही है, या आईआरआर आप निकालेंगे, तो वो आईआरआर या वो रेट ऑफ रिटर्न जो सूटेबल है, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, दैट इज सूटेबल फॉर यू, वो आपके लिए वो जितना रिटर्न ज्यादा होना चाहिए आपकी कॉस्ट से, तो इसका मतलब है, और यही जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, इसको आप इंजेक्ट करते हैं इन द जो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, ये जो हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो इस रेट पे जो हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाले हैं, इस पे हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव हो तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, और अगर पॉजिटिव हो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से।
तो ये जो पॉइंट अभी तक हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पर अलग अलग 3 कंपोनेंट से कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने अब वैट निकालनी है। इस सवाल के मुताबिक ये जो केस, छोटा सा मिनी केस उसके किताब में दिया है, उसके हिसाब से अभी हमने कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम विदाउट उसके जनरल जो कैलकुलेशंस हैं उसकी बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब ये देखें, ये जो उसने निकाली, ये 3 चीजें 12.14%, 8%, 6.50, ये मैंने पीछे जो 3 स्लाइड दी है उसमें हमने डिस्कस किया है। इक्विटी है तो उसकी कॉस्ट परसेंटेज वाइज ओवरऑल जो टोटल इक्विटी थी 8% आपको बताया कि आपने कैलकुलेशन की कि प्रेफर्ड शेयर पे कितनी कॉस्ट है, बॉन्ड्स पे कितनी कॉस्ट है। ये जो कैपिटल है रेज आपने किया बाय इशूइंग द इक्विटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, और आपके पास कुछ रिजर्व भी पड़ा हुआ है, दोनों को मिला के ये जो है आपने 200 मिलियन आपने रेज किया है बाय इशूइंग द प्रेफर्ड शेयर टू द शेयर होल्डर्स। ये जो बॉन्ड्स है आपने इशू किए हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू द बॉन्ड होल्डर, सो आपने इतना पैसा टोटल रेज किया। ये जो अमाउंट है ये आपने कॉस्ट, ये कॉस्ट है उसकी जो आपने बेयर की इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर इशूइंग इक्विटी, तो आपने उनको प्रॉमिस किया कि आप 15% डिविडेंड देंगे, 5% के हिसाब से आपकी जो इक्विटी है वो ग्रो करेगी। 16, ये जो 16 मिलियन है इसमें भी एक सर्टेन परसेंटेज आपने प्रॉमिस की थी कि जब आप प्रेफर्ड शेयर इशू करेंगे तो आप इतने पैसे उन्हें फिक्स जो अमाउंट है वो देंगे, क्योंकि इट्स हाइब्रिड सिक्योरिटी। और बॉन्ड्स में भी आपने एक सर्टेन परसेंटेज उनसे प्रॉमिस की थी जो आपने उनको दी, तो आपकी ये टोटल कॉस्ट बनती है 1414, ये जो 14 मिलियन के करीब करीब। ये जो टोटल अमाउंट है, अब एक तरीका ये नहीं है, इस सवाल के मुताबिक आप एक वेटेड एवरेज एक फिगर निकालेंगे जो कि आपके टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, उसमें आप डिवाइड कर देंगे कॉस्ट को विद योर कैपिटल, तो ये वेटेड एवरेज का एक फिगर आपको देगा। ये जो 10.10% है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, वेटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इसे आप कहते हैं। ये भी तरीका है निकालने का। एक तरीका वो भी है जिसमें आपको फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का अलग फॉर्मूला है, उसके भी 3 तरीके हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर निकालने का अलग फॉर्मूला है, फिर एक फाइनल फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसमें आप वो तीनों की जो वर्किंग है उसमें एम्प्लॉय करते हैं, वेट्स लगाते हैं और फिर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। वो अभी हम जब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, फिर आपको ज्यादा वो क्लैरिटी आ जाएगी। इस सवाल के लिए चूंकि मैडम ये एक चीज बताइएगा कि इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज में जो टोटल आ रहा है 10.10, ये तो ऊपर वालों को ऐड करके तो नहीं आ रहा ना? नहीं, ऊपर वालों को ऐड करके नहीं आ रहा, ये आ रहा है जब आपने कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है ना उसको आपने डिवाइड हाँ, किया विद दिस कैपिटल रेज, कैपिटल रेंज, ठीक है। उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा, उनका एवरेज नहीं है ये। ठीक है, ये तो ये बात है। तो ये चूंकि जो सोर्सेज आपने निकाले और उसके मुताबिक अभी इसमें इस चीज की बात नहीं हो रही कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही अभी, जो कि नॉर्मली हम बैंक में देख रहे होते हैं। ये आपको एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एक सिंपल सा एक तरीकाकार बताया गया है इसमें। ये सोर्सेज क्या हैं आपके, सोर्सेज से लेकर कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल आपने कितना रेस किया, उसकी अमाउंट आपने कॉस्ट कितनी पे की, और ओवरऑल अगर आपने एक फिगर देनी है जो कि वेटेड फिगर है वो कितनी है। ऑब्वियसली ये वेट ही है ना कि आपने ओवरऑल जितने भी आपकी वो थी उसमें से टोटल जो कंपोनेंट वाइज आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने रेस की है उस पर आपने कुछ कॉस्ट बेयर की, वो आपने उसका परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, इसको आप वेटेज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं, लेकिन अभी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाइज जो हम जिसमें हम वेट्स लगाते हैं कि आपने टोटल कितना डेट, आपने कितने परसेंट डेट लिया है, या आप टोटल कितनी परसेंट इक्विटी आपने रेस की है, वो अभी हम नहीं कर रहे, वो हम कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में करेंगे। ये अभी तक ये यहीं तक इसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई अच्छा मैम, इसमें ये तीनों पे सेपरेट सेपरेट आ सकते हैं या सिनेरियो बेस्ड है? मतलब जैसे इक्विटी भी है, प्रेफर्ड शेयर पे, बॉन्ड्स पे भी है, तो ये किसी सिनेरियो में दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता दो है, भी ये हो से सकते हैं, ज्यादा और भी हो सकते हैं? बिल्कुल दो भी हो सकते हैं। ये तो देखिए मैक्सिमम आपको बताया कि 3 सोर्सेज हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बात करने लगे हैं, इसके बाद कॉस्ट ऑफ इसमें इसमें कैपिटल। आपने डेट्स नहीं लिए ना? इसमें डेट तो नहीं है ना इसमें? ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली डेट ही है। ये जो बॉन्ड्स हैं, राइट राइट। तो बॉन्ड्स हैं इसका ठीक जो, है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, ठीक है। हाँ ये सिक्योरिटी बॉन्ड, ये भी हो सकता है। इसके बजाय आप ये देखिए, जैसे आपने इक्विटी देखा, इक्विटी में आपने दोनों चीजें साथ देख ली। इक्विटी में उसने आपको कह दिया कि रिजर्व्स भी हैं, ठीक है ओके सेविंग है, और आपकी ठीक शेयर है। शेयर भी है कि आपने शेयर भी इशू करके पैसा रेज किया था। दोनों चीजें उसने गॉट आप इट सवाल में गॉट इट। देखी। लेकिन इस सवाल में और उसने मैडम बैंक ठीक ये है। वाला जो जिक्र नहीं किया। इक्विटी के जरिए हम पैसा सारा ये कर रहे हैं, बॉन्ड्स का, ये हमारी लाइबिलिटीज में आता है ना? जी जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये एक सवाल राइट मैम, राइट मैम। डिस्कस किया, मुझे लगा कि ये इजीली हम इसको डिस्कस कर पाएंगे इन द स्लाइड्स। तो अभी इसको यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अब मुझे बताइएगा, मैं शेयर भी ये कर दूंगी, इसको आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, देखिएगा इसको। और अभी हम जी, चलते हैं शेयर कर दीजिएगा मैडम, लाजमी। जो है ना आपका डिस्कशन कैपिटल स्ट्रक्चर की जो भी रिलेटेड है उस पर चलते हैं।
वो मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की अ, मैंने स्लाइड शेयर की है, ये आपसे शेयर हो रही है। ये दोनों बहुत लिंक्ड हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्ट है, फिर उसके ये बेसिकली आपको बता रहा है कि जो भी आप सोर्स आपने यूटिलाइज किया है फॉर रेजिंग योर फाइनेंसिंग, पैसा इकट्ठा करने के लिए जो भी आप सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसकी कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली चीज, कॉस्ट आपने जब निकाल ली, ये एक एक पॉइंट है, एक एक सेगमेंट है उस ये। दूसरा जो सेगमेंट है ना, वो ये है कि अच्छा, अब मैंने 100% कैपिटल रेज करना था। अब 100% में से मेरा कितना कैपिटल है जो कि मैं, कितनी परसेंटेज है जो मैंने रेज की है फ्रॉम द डेट, कर्जा लेके या बॉन्ड्स इशू करके, कर्जा टाइप सिक्योरिटीज होती है ना, जैसे बॉन्ड्स अभी हमने बात की, इस किस्म की सिक्योरिटीज को इशू करके कितना पैसा रेज किया है, और मैंने इक्विटी का कितना परसेंट, यानी कि टोटल इक्विटी कितनी है मेरी, इक्विटी और डेट का कितना प्रोपोर्शन मैंने इस्तेमाल किया। हाइब्रिड की इसमें अब बात नहीं आएगी, हाइब्रिड की अगर बात आई भी तो वो फिर अलग से सवाल में मेंशन होगा कि जी हाइब्रिड यानी कि प्रेफर्ड शेयर का इतना पोर्शन है। नॉर्मली इसमें हम डेट और इक्विटी की बात करेंगे ज्यादा। तो इसमें मैडम, इक्विटी का एक चीज बताइएगा। इक्विटी तो वो होती है जो ओनर ने या बिजनेसमैन ने पैसा अपना लगाया है, वो होती है। दोनों चीजें, पैसा अपना लगाने से मतलब ये है कि या तो मेरे पास सेविंग थी, अभी मैंने बिजनेस शुरू कर दी है, और शुरू करने कर स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट किया तो मेरे पास सेविंग थी, वो मैंने इन्वेस्ट कर दी, वो भी इक्विटी है। अब बिजनेस चल पड़ा है, और बिजनेस चल पड़ने के बाद जब हमने पहला साल एग्जीक्यूट हुआ तो हमें प्रॉफिट हो गया है। उस प्रॉफिट में से कुछ चीजें हमने सेव कर ली, कुछ चीजें हम 50% सेव कर लिया, 50% हमने शेयर होल्डर्स को दे दिया। वो जो 50% सेव किया था वो भी हमारी इक्विटी है, रिजर्व हम उसे नाम दे यानी सकते जो हमारा पैसा है, वो जितना भी हमारा पैसा है कारोबार के अंदर का अपना लगाया हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो सारा इक्विटी है। हैं। और इसके अलावा जब आपने शेयर्स इशू किए टू द शेयर होल्डर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड यू गॉट द मनी, वो भी आपका शेयर कैपिटल है, वो भी आपकी इक्विटी है, उसको भी आप हाँ, equity- वो भी है। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा, ये कोई मैसेज, नजमा कुछ कहना चाह रही हैं आप मुझे, नहीं समझ आ रही, मैसेज भी नजर नहीं आ रहा। अनम्यूट करके आप कह दें जो भी आपने कहना है। मैम नजमा कह रही है वो लॉबी में है, उसको अप्रूव कर दें, वो शायद ऐड नहीं हो पा रही। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। एक मिनट। जी, मैंने ऐड कर लिया उन्हें। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर, अब ये देखें यहाँ पे इसी पॉइंट पे ये दोनों चीजें अंडरस्टैंड करके आगे जाने की जरूरत है। एक अभी हमने चीज जो पढ़ी वो थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मैंने जो जितने भी सोर्सेस है, जो कि तीन सोर्सेस थे, एक इक्विटी, एक डेट, और एक आपका जो हाइब्रिड है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं उसकी बात हो रही है। इन तीनों से मैंने पैसा रेज किया, और इसके बदले मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ पेइंग पेमेंट टू द ऑफ इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर्स, इन टर्म्स ऑफ promising द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और द ग्रोथ फॉर द कैपिटल गेन टू द शेयर होल्डर्स, या जो हाइब्रिड में जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को मैंने इंटरेस्ट पे करना है, वो मैंने कितनी कॉस्ट अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी निकाल के आपको दिखा दी। दैट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग। अनदर पार्ट जो कि अभी डिस्कस करना है, जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये कि मेरी कंपनी में कंपोजिशन ऑफ जो कैपिटल है वो क्या है, कि मैं 100% मेरी कंपनी रिलाई कर रही है इक्विटी पे, या 100% मेरी कंपनी रिलाई कर रही है डेट पे, या अगर दोनों का कंपोजिशन है तो कितने परसेंट इक्विटी और कितने कितने परसेंट डेट। व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी, इसका मतलब ये होगा कि हाउ मच योर कंपनी इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द डेट, हाउ मच योर कंपनी इज यूजिंग डेट टू रेज कैपिटल, एंड हाउ मच योर कंपनी, हाउ परसेंटेज ऑफ टोटल जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख से अपनी कंपनी शुरू की, टोटल पैसा मेरी कंपनी में 1 लाख था, 50,000 मैंने अपनी सेविंग लगाई, 50,000 मैंने किसी से बैंक से उधार ले लिया, तो मेरी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 50-50 है। इस पूरे चैप्टर में ये डिस्कशन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। और फिर इसमें जो हम एंड में जाके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे ना, तो उसमें हम वेट्स उसमें देंगे विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मेरी कंपनी में अगर लेट्स सपोज आई एम कॉस्ट ऑफ डेट मेरी मैंने निकाली 10% है, वेट मेरी जो है डेट का जो वेट है जो मेरी कंपनी फॉलो कर रही है कि 50% डेट लेती है, जो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 50% है, तो फिर वो वेट में उसके साथ ऐड करके फिर सॉल्व करूंगी सवालों, फिर आगे सवाल आएंगे तो हम देखते हैं। ठीक है, अभी दो चीजें क्लियर रखनी है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
कैपिटल स्ट्रक्चर एक ओवरऑल आपके जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है उसकी बात करता है कि मेरी पूरी कंपनी में अगर लेट्स सपोज 10 लाख है तो 10 लाख क्या मैंने सारा इक्विटी से रेस किया है। इक्विटी मतलब ये कि मेरी अपने सारे पैसे हैं सेविंग है या मैंने शेयर कैपिटल इशू करके रेस किया है। दूसरी दूसरी बात, या मैंने इसमें कर्जा लिया है बैंक से या मैंने बॉन्ड इशू किए हैं। दोनों दोनों चीजें आती हैं इसमें। क्या कंपोजिशन है, ये सारी डिस्कशन हमने इसमें करनी है इस वाले चैप्टर में। अब आगे चलते हैं, ये बैकग्राउंड था जो मैंने आपको इसका बताया। अब इसी इसी पर्सपेक्टिव में आगे ये सारी डिस्कशन होने वाली है जो भी आप देखेंगे अभी। अच्छा, एक मिनट है, चलिए। The term capital structure of a company refers to the constitution of its capital employed, the composition of its paid up share capital, reserves and long term liabilities। देखें, long term liability से मुराद कर्जा आपका जो भी आपने long term liability बैंक से कोई लोन दिया हुआ है जो भी। पेड अप शेयर कैपिटल्स में आपकी सारी जो इक्विटी है वो आ जाती है। यानी कि क्या कॉम्पोजिशन है कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको बताता है कि आपने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है अपने बिजनेस में लगाया है वो उसकी क्या कॉम्पोजिशन है। कितने परसेंट अपना पैसा है, कितने परसेंट बैंक से लिया हुआ है, कितने परसेंट शेयर इशू किए हैं, कितने परसेंट बॉन्ड इशू किए हैं। ये इसमें बात की जाएगी इस चैप्टर का। जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब भी जहां पे भी जिस लेवल पे भी डिस्कशन आएगी उसका ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखें दूसरी जो पॉइंट है उसमें बताया है कि ये जो शेयर कैपिटल है ना या जो रिजर्व्स हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप जब किसी को कर्जा देते हैं ना या लोन लेते हैं तो उस पर एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड होती है कि जी इतने परसेंट आपको बॉन्ड जब आप देंगे तो हम लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में कि इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट आपको मंथली एनुअली या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आपने डिसाइड की हुई है उस पर दिया जाएगा। दैट इज अ फिक्स कॉस्ट। लेकिन जब आप डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता। ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंट डिविडेंड हर साल अनाउंस करती है। दैट कैन वेरी। और ये भी वो कर सकती है कि वो ना दे आपको डिविडेंड। आप कुछ कह नहीं सकते उसको, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको हमेशा डिविडेंड दे। दे देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये उनकी अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन दे पॉलिसी। ये एक जनरल एक कन्वेंशन है जो कि फॉलो किया जाता है। अच्छा, फिर द स्ट्रक्चर इज जनरली एक्सप्रेस्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना इसको आप ये इस तरह से पूछते हैं कि आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, यानी कि कितने परसेंट डेट और कितने परसेंट इक्विटी है इन योर। इससे भी पता चल जाता है कि आपकी जो लीवरेज रेशियो है ऐसे कहते हैं। ये रेशियोज भी निकालते हैं इसकी नॉर्मली। देखें, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ना। शेयर होल्डर्स हैं, जैसे बॉन्ड होल्डर्स हैं। बॉन्ड होल्डर्स आपके क्रेडिटर है, हालांकि काम उनका भी वही है कि उन्होंने सिक्योरिटी लेके आपको पैसे दिए हैं, बट दे आर नॉट ओनर्स, दे आर द क्रेडिटर्स। उनकी नेचर है। क्रेडिटर्स की अलग सारी स्टोरी है, हमने पहले डिस्कस की हुई है कि क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी है ऑन द कंपनी। ऑन द अदर हैंड जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं। नेचर ही बदल जाती है कि ओनरशिप है तो अलग सिनेरियो है, क्रेडिटर है तो उसका अलग सिनेरियो है, उसका इंटरेस्ट अलग है। क्रेडिटर ये देखता है कि इनकी वायबिलिटी देखूं कि क्या ये लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी अगर बंद होने के उस पे आ गई, बैंक्रप्सी के लेवल पे आ गई, तो क्या ये मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे जो मैंने इसे दिए हैं। ये क्रेडिटर का कंसर्न है। ओनर का कंसर्न डिफरेंट है। शेयर होल्डर का कंसर्न प्रॉफिटेबिलिटी से है, इसीलिए उसको डिविडेंड मिलता है। जो आपका स्टेक होल्डर है, लेट्स सपोज कस्टमर है, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है। आपका स्टेक होल्डर एम्प्लॉई है, उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है। हर स्टेक होल्डर का अपना अपना इंटरेस्ट है। ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेडिटर है तो उसको देखता है कि इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, किस बेस मतलब, और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका डिफॉल्ट रिस्क की नेचर क्या है। ये सारे कंसर्न्स होते हैं क्रेडिटर के। तो इसमें खैर बहरहाल हमने ये बात समराइज की कि पहली बात तो ये कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आपकी इक्विटी है और फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या डेट के केस में है। और इस स्ट्रक्चर को जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आप कहते हैं कि जी हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी है भाई आपकी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 60/40 है, ये एक कन्वेंशन है कि जी 60/40 बेहतर समझी जाती है। तो 60% इक्विटी एंड 40% इज योर डेट। ये इसका मतलब है 60/40 रेशियो है, ये डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये मतलब है इस बात का। अच्छा, उसके बाद अब ये सारी बातें जो हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं ना, इस स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कोर हैं इसका। कि जब मैं कोई फैसला नहीं देखिए हमने ये शायद बात पहले भी डिस्कस की है कि देखें, जब आप फाइनेंशियल मैनेजर इज अ डिसीजन मेकर, और जब वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो उसका मकसद ये नहीं है कि उसने अकाउंटेंट की तरह कुछ सवाल सॉल्व किए, उसके पास इंफॉर्मेशन आई, उसने उसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया और बस उसका काम खत्म है और उसने आगे पास ऑन कर दिया और आगे जो सीएफओ हैं वो फैसला करेंगे। नो, फाइनेंशियल मैनेजर एक डिसीजन मेकर है और उसने उसने ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी, वो उसने डिसाइड करना है, उसकी चॉइस पे कंपनी का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं डिसीजन मेकर के लिए जो कि देखने वाली होती हैं। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी और आई विल शेयर अनदर लिंक एंड देन यू विल ज्वाइन अगेन। आप सब इधर ही हैं, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी मैम सुन रहे हैं।
ठीक है, अब मैं जी मैम। ये करती हूँ कि ये लिंक नया शेयर कर देती हूँ, फिर आप इस पे दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगी लगता है। ठीक है, इसको मैं एंड करती हूँ और लिंक शेयर करती हूँ अगेन।